ऑल राइट बेटा। तो कल मैंने आपको, हाँ जी, एक क्वेश्चन दिया था कि आप इसका टॉटोमर बनाना, ध्यान है ना। कौन सा उस मॉलिक्यूल का नाम है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। आप देखो तो ऊपर मैंने OH रखा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम क्या है इसका, फिनॉल। इनफैक्ट IUPAC में भी इसको फिनॉल के फॉर्म में लेते हैं। और उसके नीचे आपने देखा होगा मैंने नाइट्रोसो लगाया था, ट्राई किया था। हाँ बताओ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। हाँ बिल्कुल सही, रिमूव एसिडिक, 3 स्टेप प्रोसेस। रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन, फिर रेजोनेंस से उस नेगेटिव को दूसरी जगह पहुंचाओ एंड फिर, अच्छा तो कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर अगर मान लो मैंने रिमूव किया -H+ तो क्या बन गया, O-, एन यहां पे ऐसा फॉर्म बना एंड N डबल बॉन्ड O एन लोन पेयर। ये सुनो, बोलो। अब O- के बाद मैं रेजोनेंस कराना शुरू करूंगा। अच्छा रेजोनेंस कराते टाइम पे आपको पता है कि ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कैसा आएगा, माइनस। अब क्वेश्चन ये है क्या मैं यहां जोड़ दूं, क्या मैं यहां जोड़ दूं, क्या ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है, यस इट इज। अगर आप यहां जोड़ देते हो तो वो भी है, लेकिन हमें पता है यार कि कार्बन से नेगेटिव अगर कहीं और बेटर नेगेटिव पहुंच पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए सीधा यहां मैं पहुंचा रहा हूं, अगला रेजोनेंस यही ड्रॉ कर रहा हूं, बीच के सारे स्टेप्स स्किप कर दे रहा हूं। है वो भी बेटा, बट इसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, डबल बॉन्ड हो एंड बाद में क्या करना है हमें, H+ आयन। ध्यान देना रेजोनेंस के बीच में मैंने एरो देखो कैसे लगाया, और बाकी के टाइम पे एरो कैसे लगाया। H+ ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, हाथ उठाओ कितने लोग का सही हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा आइसोमर है अगर नंबरिंग वाइज देखा जाए, इज इट अ डाया, ट्राया, टेट्रा, पेंटा, विच वन। तो आप रिलेटिव पोजीशन देखो कहां से कहां गए, यहाँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो इट इज हेप्टार्ड। 7th पोजीशन पे जाकर के रिलेटिव माइग्रेट हुआ, इट इज हेप्टार्ड। ओके तो चलो एक तो ये दिया था मैंने, उसके बाद मैंने आपको 2-3 नाम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम मैंने आपको बताया था, ध्यान है। कौन कौन सा नाम था बताओ। सबसे पहला कौन सा था, नाइट्रोसो ऑक्साइन, हाँ जी, टोटो मेडिसिन। अब देखो नाइट्रोसो का मैंने जो एग्जांपल दिया था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, यही था क्या, देखो तो बताओ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, कौन सा हाइड्रोजन है एसिडिक, तो ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि इमीडिएट वाला हटाओगे तभी तो यार इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, नीचे वाला हटाओगे तो कोई रेजोनेंस होगा क्या, नहीं, तो इसको ही हटाना है। तो आप अगर रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3 C पे माइनस एंड N डबल बॉन्ड O एंड CH3। डिड यू गेट माय पॉइंट। इसके बाद ये रेजोनेंस करेगा और क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड N एंड O माइनस एंड CH3। अब ये O- H+ लेकर के क्या बन जाएगा, OH। तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड N एंड OH। कितने लोग का सही हुआ, यही फॉर्म बेटा ऑक्साइन है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। C डबल बॉन्ड N और N पे OH लगा हो तो इसी को ऑक्साइन ग्रुप बोलते हैं। आ गया बात समझ में, वेरी गुड। अच्छा ये दोनों ग्रुप सेम है, वरना इसमें सिन एंड एंटी दोनों बनता, सिन ऑक्साइन एंड एंटी ऑक्साइन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ध्यान है, तो ये C डबल बॉन्ड एंड सिन एंड एंटी दोनों बनता है। इज दैट क्लियर एवरीवन, ओके जी। अब इसके बाद आ जाओ देखते हैं अगला वाला कौन सा दिया था, नाइट्रोसो, सॉरी नाइट्रो एंड नाइट्रो ACI, नाइट्रो AC आइसोमर, नाइट, तो यहाँ पे क्या था मॉलिक्यूल दिखाने को, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड, हाँ एक डेटिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना डेटिव को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस के फॉर्म में। अब मैं सीधा बनाऊं क्या, देख इसका प्रोटॉन निकालेगा, रेजोनेंस कराएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहीं OH डाल दे, तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड N एंड OH एंड ऑफ कोर्स ये माइनस ये प्लस, ऐसे या तो ऐसे दिखाओ या इसको डेटिव दिखा दो प्लस माइनस हटा के, एक ही बात। कितने लोगों का सही हुआ था ये, तो ये ऐसी नाइट्रोफॉर्म है, ये दिस वन ACI AC।
फॉर्म, ठीक है। इसके बाद और कौन सा था? हाँ, तो उसका मॉलिक्यूल मैंने 6 मेंबर दिया था क्या आपको? उसके बाद ऊपर क्या था बताओ? डबल बॉन्ड एन एंड सिंगल बॉन्ड, ओके। हाँ, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसमें बताओ कौन सा वाला आपने निकाला है? एक मिनट, ये डबल यहाँ के बाद ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला नीचे या ऊपर? क्यों नीचे वाला, ऊपर वाला क्यों नहीं? बात उसका नहीं है, हाइपर तो यहां से क्यों नहीं मिलेगा एन डबल बॉन्ड? एग्जैक्टली, अगर आप ये एच निकालोगे तो जो माइनस आएगा, हर बार दिमाग में वही बिठाओ ना, सिंपल सा रूल, कि जो भी माइनस आए वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर स्टेबलाइज्ड है तो अच्छा कार्बन आयन बन सकता है। तो यहाँ माइनस अगर तुमने निकाला तो कितने लोग कह रहे हैं चलो ऑक्सीजन ना सही, कम से कम नाइट्रोजन भी तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव जा रहा है, इसलिए ये कहानी ठीक है। लेकिन अगर तुम ये वाला CH3 निकालते, इधर इधर वाले का, मैं यहां निकाल के दिखा रहा हूं कि अगर तुमने ऐसा किया होता, डबल बॉन्ड एन एंड यहाँ CH2H, ये तुम निकालते, तो बताओ ये कार्बन एन रेजोनेंस से तो जाता, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं किसके सर पे जाता? कार्बन के, यस। इसलिए ये कार्बन आयन आप नहीं बनाओगे, दैट्स द रीजन बिहाइंड कि हम क्यों नहीं उसको टच कर रहे। समझ गए ना? क्योंकि कार्बन आयन एसिडिक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, और ये हाइड्रोजन अच्छा एसिड बिल्कुल भी नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। अब क्या, प्रोटॉन यहां जोड़ दो, तो यानी जो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसीलिए इसका नाम क्या है? इन अमाइन। देखो ये इन हो गया, और नाइट्रोजन जुड़ा हो तो उसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, इन अमाइन, दिस इज इन अमाइन। यहां थोड़ा सोचना था, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो क्या फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से एंड रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से डाया, ट्राया, टेट्राड, ये सब, एंड फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कीटो, इनॉल, ये सब के बारे में क्लैरिटी हो गया। अब जो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई ठीक है, कीटो बन रहा है, इनॉल बन रहा है, और कल ही मैंने इस पर डिस्कस किया था, जरूरी नहीं कि दोनों 50-50% हो, डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। कभी आपने देखा कि फिनॉल 100% हो गया, तो ऐसे कौन से पैरामीटर हैं, या इन दोनों में स्टेबिलिटी के हिसाब से हम कैसे देखते हैं? तो हेडिंग डालो, इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इनॉल कंटेंट, अब देखो वर्ड से ही क्लियर होगा कि हमें ये डिस्कस करना है कि इनॉल फॉर्म का परसेंटेज किस लेवल पे जा रहा है, इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो पहले एनालिसिस कर लेते हैं भाई, एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेकर के सोचते हैं कि कैसे हमें इस पर डिस्कस करना है। एक बात बताओ, जब भी आप कीटो बनाते हो, एल्डिहाइडिक फॉर्म या कीटोनिक फॉर्म जब भी आप डिस्कस करते हो, तो अब मैं डायरेक्ट बनाऊं क्या? अब स्टेप फॉलो नहीं करूंगा, अब आपको दिखने लगा होगा कम से कम कैसे बनाना है। कीटो इनॉल, ठीक है, ये इनॉल फॉर्म है बेटा, और ये कीटो फॉर्म। अब एक बात बताओ, अगर मुझे चेक करना हो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, अगर लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है तो यार इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होगा, राइट वाला स्टेबल ज्यादा है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस हिसाब से हम बता सकते हैं। तो हमारे पास क्या पैरामीटर, हम कैसे चेक करें ये ज्यादा स्टेबल है या कम? तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में फंडामेंटली डिफरेंस किस चीज का है। तो यहां देखा मैंने सी डबल बॉन्ड होता, और यहां देखा अगर डबल बॉन्ड में तो सी डबल बॉन्ड सी। तो बताओ जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा यानी वो मॉलिक्यूल ज्यादा अच्छा है, स्टेबल है। मुझे बताओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो। तो ये कीटो फॉर्म का था और ये इनॉल का था, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी में ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा है?
यानी किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देखो दोनों डबल बॉन्ड है भाई, बॉन्ड ऑर्डर पहला पैरामीटर होता है, वो तो दोनों का सेम है। दूसरा होता है बॉन्ड लेंथ। ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन का लेंथ या कार्बन कार्बन का लेंथ, किसका लेंथ ज्यादा होगा। तो आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइजेस घटते जाते हैं, साइज का ऑर्डर यही होता है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन से काफी बड़ा है, तो इसका मतलब ये लेंथ बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। अच्छा दूसरा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर लोन पे रिपल्शन तब होता ना जब कार्बन के पास भी लोन पेयर होता, अपने पास लोन पेयर रख करके क्यों रिपेल करेगा। तो इसलिए लोन पे रिपल्शन यहाँ काउंट नहीं करेंगे। तो दोनों ही केस में अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी of carbon double bond O is higher as compared to this and ये dominating। अच्छा दूसरा क्या चेंज हो रहा है, तो दूसरा चेंज ये हो रहा है कि ये हाइड्रोजन उठ करके कहां चला गया, यहाँ पे। इसका मतलब इस साइड में क्या था, CH बॉन्ड था और इस साइड में OH बॉन्ड हो गया। अब बताओ इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा, जल्दी बताओ, ये इस बार तुम्हें आंसर करना है। कबीर तुम बताओ इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा, OH की ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो लेंथ कम तो ये। लेकिन इसमें डिफरेंस ज्यादा है, जो डिफरेंस है वो यहां ज्यादा है। इनमें अगर ऐसे बात करो तो यार एक ये बड़ा हो गया एक ये बड़ा हो गया, दोनों बराबर हो गए, ऐसा नहीं होता। ये डोमिनेटिंग है, डबल बॉन्ड ओ की एनर्जी में जो डिफरेंस आता है वो ज्यादा। ऐसे मान लो कि ये रफली से फॉर एग्जांपल ये 60 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, ये ज्यादा हो सकता है 30 हो, तो अभी भी एडवांटेज ओवरऑल किसके पास है, इसी के पास। तो कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल थ्रू थर्मोडायनेमिक बॉन्ड एनर्जी डेटा। कहां से मैं बोल रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी लिखना शुरू करो। कीटो फॉर्म is generally more stable due to more stronger C double bond O। ब्रैकेट में लिख लेना बाई थर्मोडायनेमिक बॉन्ड एनर्जी डेटा, बाई थर्मोडायनेमिक बॉन्ड एनर्जी डेटा। कीटो फॉर्म is generally more stable because of stronger C double bond O bond in all form। कीटो इनॉल ही डिस्कस कर रहे हैं ना, अंडरस्टूड है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, ओके लिख लिया। बॉन्ड एनर्जी से मैं बता रहा हूं, ये एनालिसिस लिख लो क्विकली। चलो कर लिया आपने। अब देखो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनॉल को ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। तो नेचुरली कोई स्पेशल स्टेबिलिटी आ जाए इनॉल में, जैसे एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस एक्सटेंड हो जाए, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस हो जाए इनॉल फॉर्म में, या फिर कीटो फॉर्म में पहले से कोई स्ट्रेन प्रेजेंट हो, तब जाकर के हमारा इनॉल बढ़ता है। देखो फैक्टर्स विच फेवर्स इनॉल कंटेंट, फैक्टर्स विच फेवर्स इनॉल कंटेंट। पहला लिखो, if enol form becomes aromatic or mimics aromaticity। mimics aromaticity का मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन जैसा हो, बट कीटो फॉर्म इज नॉट। ध्यान देना, इनॉल हो कीटो ना हो, कीटो भी एरोमेटिक इनॉल भी एरोमेटिक, तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कीटो फॉर्म इज नॉट एरोमेटिक वेयर एज इनॉल फॉर्म इज एरोमेटिक। तो ये फैक्टर ऐसा है जो फेवर करेगा किसका, इनॉल का परसेंटेज। अभी देखेंगे कितना बढ़ाता है। अगला लिखो, if there is extension in the resonance in enol form,
if there is extension in the resonance of enol form. अगला लिखो, if there is extension in the resonance in enol form, तो ये फेवर किसको करेगा? इनॉल को ही, ठीक है। अगला लिखो, if there is strain present in, if there is a strain, some sort of repulsion कह सकते हो, if there is strain present in keto form, that also favors, किसको फेवर करता है? इनॉल फॉर्म को, that also favors इनॉल फॉर्म। नोटेड एवरीवन? इसके बाद अगला, अगर आप कीटो फॉर्म के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन कीटो फॉर्म लीड्स टू मोर इनॉल कंटेंट, क्योंकि ज्यादा एसिडिक H होगा तो आराम से निकलेगा, H निकल गया तो वो इनॉल की तरफ तुरंत भागेगा। इंक्रीजिंग द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ in keto form of carbon hydrogen bond, increasing the relative increasing the acidic strength of carbon hydrogen bond in keto form leads to more enol content, more enol content। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं सम अप करूं तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस जगह पे अगर आप बात करोगे तो ये मैंने कल भी, हाँ वो बता रहा हूँ बेटा, अधिराज बताता हूँ मिमिक करने का मतलब क्या, अभी दिखाता हूँ। देखो पहले इसका परसेंटेज जान लेते हैं। तो ये देख बेटा 99.9% से भी ज्यादा रहता है, ग्रेटर देन कीटो इन दिस फॉर्म, और यहाँ इनॉल है ये लेस देन 0.0, सॉरी 99.9 है ना, तो 0.01 या 1 होगा ना जी, 0.1% से भी ये कम होता है। अरे 99.9 में क्या ऐड कर दोगे, तो मैं बस दोनों का मिला के 100% देख रहा था। 0.1% से भी ये क्या होता है, कम परसेंटेज इनॉल 0.1 से भी कम होता है। तो मतलब अगर इस पर्टिकुलर टॉटोमेरिज्म की बात किया जाए तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्टेबिलिटी नहीं है इनॉल, ना तो ये एरोमेटिक है, ना तो इसके अंदर रेजोनेंस का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा सा ही है बस मार्जिनल, उतना तो वहां अल्फा हाइड्रोजन से भी मैनेज कर लेगा। अच्छा इसके अलावा आप देखो तो इस कीटो फॉर्म के अंदर कोई स्ट्रेन भी नहीं है, तो जब कोई भी ऐसा चीज ना हो तो नॉर्मल फॉर्म में कीटो ही ज्यादा स्टेबल होता है बॉन्ड एनर्जी के वजह से, और हमने देखा तो ये फॉर्म आया। मतलब अगर कभी आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस, तो कितने लोग कह रहे हैं वो मैं इस इनॉल का फॉर्म प्रोडक्ट साइड में ऊपर और नीचे रिएक्टेंट, तो कितने लोग कह रहे हैं दिस विल बी क्वाइट लेस देन 1। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो कितने लोग कह रहे हैं डेल्टा जी नॉट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। कैसे, फॉर्मूला याद है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 r इंटू टी लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट, जिनको नहीं याद है वो ध्यान रखें। अगर k लेस देन 1 हुआ तो ये लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव है मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब नेचुरल सी बात है ये पीछे की साइड ही जाना चाहेगा, क्योंकि इंट्रोपी ड्रिवन है नहीं। तो इस साइड और इस साइड अगर आप ध्यान से देखो तो एक मॉलिक्यूल उधर है, एक ही मॉलिक्यूल इधर है, तो डेल्टा एस 0 है, तो इसमें सिर्फ इंथैल्पी ड्रिवन है, जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ उसके हिसाब से ही आगे पीछे चला गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि एक मैंने आपको लिख दिया, दूसरा देखो, अगर ये ऐसा फॉर्म हो जाए, कल आपको ड्रॉ करवाया था मैंने, ये फॉर्म कीटो है,
इसका दूसरा फॉर्म कौन सा है? इनॉल। अच्छा देखो, मैं जानबूझ करके जिस साइड ज्यादा है उस साइड का मैं डोमिनेटिंग एरो दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें एरो आगे वाला छोटा था, पीछे वाला बड़ा है, इसका मतलब ये फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब आगे वाला मैंने बड़ा किया, पीछे वाला मतलब ये आगे ज्यादा जाना चाहता है, तो क्या बनेगा इसका? फिनॉल। अब क्या तुम्हें दिख रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है, कीटो क्या है? नॉन एरोमेटिक। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं ये एरोमेटिक हो गया, फिनॉल के इसके वजह से एरोमेटिक हो गया ना। मैंने बताया था नियरली ये 100% कितना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी इज सच अ पावरफुल इफेक्ट। ये एरोमेटिक नहीं है, ये है। और बॉन्ड एनर्जीज में डिफरेंस तो था, हमने भी देखा था, डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी, लेकिन अगले केस में भी देखा था कि OH वाले का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। तो ओवरऑल गैप बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर गैप थोड़ा भी है ना तो कीटो फॉर्म ही बेटर था, लेकिन यहाँ एरोमेटिसिटी ने सारा पलट दिया मामला। तीसरा, अब आओ तुम्हें मिमिक्री दिखाते हैं एरोमेटिसिटी की एंड रेजोनेंस एक्सटेंशन। जैसे तुम्हें याद है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, बताओ इसमें कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है बेटा? विच हाइड्रोजन इज एसिडिक? बीच वाला। बीच वाला अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा? इसमें भी ये डोमिनेटिंग। कितना परसेंटेज है ये कल लिखवाया था मैंने, ध्यान है? कितना परसेंट है मैंने आपको लिखवाया था बेटा, बोलना। 76% के आसपास। ये अब तुम्हें देखो मिमिक्री का मतलब समझाता हूँ क्या है, ठीक है? ध्यान से समझना। कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर दो दो बड़े चीजों का फर्क पड़ा, एक तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, डाइकीटो है, नो रेजोनेंस। यहां कितने लोग कह रहे हैं ये लोन पेयर देखो सर, ये लोन पेयर अगर इधर आएगा तो ये उठ करके यहां चला जाएगा और ये उठ करके माइनस आ जाएगा, तो अगला जो रेजोनेटिंग फॉर्म होगा वो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H और इस पे प्लस, और ये डबल बॉन्ड CH, एंड ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, ये सुनो। और जब ये माइनस बनेगा तो और पावरफुल रेजोनेंस आ जाएगा, क्योंकि तब कितने लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे ही क्यों हो सकता है? हो सकता है ये माइनस है और ये H प्लस है तो ये अपने आप प्रोटॉन को ले ले, क्योंकि देखो ये OH बॉन्ड वैसे ही थोड़ा एसिडिक होता है और अब तो ये O पे पॉजिटिव आ गया, तो दिस हैज बिकम मोर एसिडिक, तो इधर से जंप करके इसके पास चला आएगा। मतलब क्या बन जाएगा? CH3C, एक मिनट, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल था ना। कितने लोग कह रहे हैं ये डबल बॉन्ड O बन जाए और यहाँ क्या बन जाए? CH डबल बॉन्ड COH। क्या समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोटॉन है ब्रिज की तरह काम करता है, इधर 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 जंप कर सकता है। समझ गए? हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इसको सिर्फ बीच में दिखाओगे तुम, H दोनों से डॉट 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 ऐसे करते हुए। मिराकल ये नहीं है कि इधर से इधर ये चला जा रहा है, मिराकल ये है कि तुम जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे साइक्लिक में, दो, दो चार और दो। तो क्या ये मिमिक कर रहा है एरोमेटिसिटी को? साइक्लिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये घूम करके ऐसे, फिर वापस से यहां से कहानी शुरू होगी, फिर घूम करके ऐसे, पूरा सर्कल नहीं मार रहे हैं, पूरा एरोमेटिसिटी नहीं है। अगर पूरा होता तो ये भी 100% होता, 100% ना होकर के ये फॉर्म कितना होता है? 76%। तो दो चीजें इसको एडवांटेज दी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन विच इज मिमिक्री है किसकी? एरोमेटिसिटी की। नॉट ट्रू एरो, कभी पूछे क्या एरोमेटिक है? नो, ये मिमिक्री कर रहा है बस, मिमिक कर रहा है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में तो पूरा राउंड एंड राउंड होना चाहिए व्हील ऑन द बस को, तो वो पूरा राउंड एंड राउंड रहना चाहिए, जब भी जाकर के वो आएगा पूरा, ठीक है? ये 76 एंड ये 24%। डिड यू गेट इट? अच्छा, दूसरा एडवांटेज तुम्हें ये भी दिखाया कि ये जो लोन पेयर है, इसका आप रेजोनेंस देखो यहाँ पे और यहाँ देखो रेजोनेंस, सो लेस एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस, मोर एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? अब मैं इसी को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, आप पहले इसको नोट करो फिर मैं अगला लिखता हूं। नंबर 4 पे आते हैं, ये मिटाते जाओ ना ऊपर से। अच्छा, अब मैंने तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी थी। अच्छा बेटा ये बताओ, इसमें
K is very 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 very, क्योंकि ये फॉर्म नियरली 100% है। ये इसका K कितने लोग करें, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी वेरी हायर देन 1, तो इसका भी डेल्टा G नॉट लेस देन 0, इसका भी डेल्टा G नॉट लेस देन 0। ये आपको अपने से समझना है, ठीक है, ये हमने कर लिया। नंबर 4 इज व्हाट इफ वी आर इंक्रीजिंग द रेजोनेंस, ये जो रेजोनेंस है इसको और बढ़ा दूं मैं, तो जैसे ये जो CH3 है ना, इसकी जगह मैं फिनाइल ग्रुप ऐड कर दूं, अब कितने लोग कहेंगे सर पहले इसका जो रेजोनेंस था ना बस यहीं तक है, यहां से ऊपर जा रहा है वापस आ जा रहा है, अरे मतलब ये बाहर वाला यार खींच कर ले जा रहा है इधर है, यहां से यहां तक तो रेजोनेंस नहीं है ना, इसका इनॉल फॉर्म बना के देखो, इसका इनॉल फॉर्म बना के देखो, बीच वाला ही निकालूंगा मैं। कितने लोग करे, ये तो मिमिक भी कर रहे हैं, ये सुनो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, बट वो कोई इतना पावरफुल इफेक्ट नहीं है इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि इंटर एंड इंट्रा में बस फर्क ये है कि थोड़ा सा किलोजूल में, जैसे उसका अगर 8 है तो इसका हो सकता है 9 है, इतना ही फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इसका 8 है तो उसका 8 ही हो गया, क्योंकि OH अगर है तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना है, तो इंट्रा तो है ही, लेकिन कितने लोग करें, एक्सटेंशन हो गया रेजोनेंस का 1, देखो डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल डबल सिंगल, ये पूरा कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस का एक्सटेंशन हो गया यहाँ पे, और इस वजह से इससे जो इनॉल कंटेंट यहाँ 76 आ रहा है, ये 96 के आसपास होता है या इवन ग्रेटर देन, तो मैं एग्जैक्ट डेटा मुझे ध्यान नहीं है, बट इनॉल कंटेंट इज ग्रेटर देन 90%, मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ साइड के लिए कि 90% से भी ज्यादा होता है, ठीक है। डेटा आप एग्जैक्टली मैच करा लेना, अगर कहीं दिया देखो मॉड्यूल में लिखा है क्या डेटा, है नहीं डेटा, एक बार चेक करो इनऑल कंटेंट का, थियरी में कहीं पे देखो, चेक करो क्विकली। देखो जहां डिस्कस हुए होंगे वो इनऑल वाला चीज, थ्योरेटिकल कि इनऑल कंटेंट है कितना, परसेंटेज दिया है इसमें, देखो और आगे जा, ये कहीं डेटा होगा, ये देखो, अच्छा चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखो कि ये ग्रेटर देन, जल्दी नोट करो बेटा, ग्रेटर देन 90% होता है, 96 अगर मुझे सही याद है तो, और फिर भी मैं सेफ साइड के लिए इतना लिखवा दे रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं पूछेगा कि इसका 96 है तो 90 है, ऐसा परसेंटेज नहीं पूछता है, जस्ट रिलेटिव डिस्कशन होता है, मतलब इससे ज्यादा होगा, बस ये बात ध्यान रखना। एडेड एडवांटेज क्या मिल गया, इसमें रिंग के साथ भी जुड़ गया, ठीक है। अब मिटा दो ये सब पूरा, अब देखो एक अगर तुम चेंज करते हो ना तो उससे कितना फर्क पड़ जाता है, बताओ, यहां एसिडिक हाइड्रोजन अच्छा था ना, बोलो, अगर मैं एसिडिक हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन सिर्फ कम एसिडिक कर दूं, कम एसिडिक कैसे कर सकता हूं, कोई डोनेटिंग ग्रुप डाल दूं, बोलो भाई, कितने लोग कह रहे हैं कि अगर मैं यहां CH3 डाल दूं तो इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, यहां जो कार्बन आयन बनेगा वो 2 डिग्री का है, यहां बनता तो 3 डिग्री का, और हमें पता है कि डोनेटिंग ग्रुप खराब करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन इज मार्जिनली डिक्रीज, जिसके वजह से इसका इनॉल 76 है, तो इसका जो इनॉल बनेगा वो 76 के कम ही रहेगा, हो सकता है वो 60 रह जाए, 50 रह जाए, दैट इज इंटायरली डेटाबेस, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ खराब करोगे तो वो खराब हो जाएगा, आ रहा है बात समझ में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, और एक मॉलिक्यूल मैं आपको ये भी दे दूं CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ CH और यहाँ NO2 डाल दूं, बताओ NO2 डालने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि कम होगा,
बढ़ जाएगा क्योंकि ये H को और अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। और मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी में परसेंटेज इनॉल कांटेक्ट रिलेटिव, तो आंसर है सबसे कम होगा बी का, फॉलोड बाई ए, एंड सबसे ज्यादा सी का होगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? एसिडिक हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनॉल कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। नोट करो इसको। अब तुम दोबारा से ये लिख लेना, ये तीनों मॉलिक्यूल रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ of hydrogen and how does it affect? कर लिया इनमें बी ए सी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू थिंक इफ जस्ट वन चेंज इज डन। मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूं ना, ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, एच बस यहां चेंज करो, ओ ई टी डाल दो या ओ सी एच थ्री डाल दो। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें, क्या लग रहा है? क्या फर्क डालने वाला है तुम्हें, क्या लगता है? 70 इसका इनॉल, इससे जो इनॉल बन रहा था इनॉल, वो 76% था। इससे जो इनॉल बनेगा, अब मैं उसको बनाऊंगा भी नहीं, बनाओ आप तो पहले बनाओ, इसका इनॉल बनाओ, इसका वाला तो पता ही है आपको, इसका बनाओ, क्योंकि इस बार दोनों तरफ ग्रुप सेम नहीं है, ओईटी है और इधर ही। एक बार सोचो, बोलो क्या लगता है, बना लिया? बोलो बेटा। हाँ, राइट या लेफ्ट? राइट वाले में ज्यादा लग रहा है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये ओईटी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को बहुत खराब करता है। क्यों खराब करता है? क्योंकि देखो पहले, जब पहले था तो ये आराम से रेजोनेंस कर रहा था
कार्बन आयन इस साइड भी और इस साइड भी। OET आने की वजह से क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड था इसको इसने तोड़ दिया, जिसके वजह से अब इसका डिलोकलाइजेशन जो कार्बन पे नेगेटिव था ना, ये एक तरफ ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ खराब हो गया। तो इधर का ये जो डबल बॉन्ड, ट्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, उसको इसने खराब कर दिया इसके कंपैरिजन में। तो इट हैज बेसिकली डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ गए ना? और पता कितना फर्क पड़ता है? तो ये 76 था, ये नियरली 6% के आसपास बचता है। और दोनों तरफ OET कर दो तो 1% से भी कम हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये एक बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी अगर आपको ये चीज। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हें याद है मैंने बोला था कि अगर बेटा एक डबल बॉन्ड पे एक OH डालो तो ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अगर तुम दो दो OH डाल दो तो डबल बॉन्ड एक ही रहे। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ज्यादा OH बढ़ाने पे क्यों खराब फर्क डालता है? क्योंकि जब तुम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वो पहले अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा था बिना किसी हर्डल के, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये लोन पेयर देने से इसका रेजोनेंस भी आ जाएगा, जिसके वजह से नेगेटिव स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए याद करो मैंने ऑक्सो एसिड्स में तुम्हें एक लाइन हमेशा बताई थी कि जितने ज्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा बार डबल बॉन्ड O उस नेगेटिव आयन को अपने पास ले लेगा, एंड ग्रेटर द रेजोनेंस, हाई क्वालिटी रेजोनेंस, उसका स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा होगा। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिड अच्छा। इन दोनों में कौन बेटर होता है? दिस इज बेटर एसिड एज कंपेयर टू दिस। समझ में आया ना? कॉन्जुगेट बेस। तो यही सेम कहानी यहाँ पे भी है, और यही कहानी कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटर क्यों होता है? क्योंकि उसमें टर्मिनल ऑक्सीजन एक और एक ही OH है, और कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3 ये कार्बोक्सिलिक एसिड से खराब होता है। सेम कहानी, डबल बॉन्ड O अगर फिक्स्ड है, जितने OH बढ़ाओगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ खराब होता है। मेरी बात समझ में आई सभी को? तो प्लीज मेक अ नोट अच्छे से। तो इसमें ध्यान रखना कि ऐसा करने से अच्छा नहीं बल्कि बहुत खराब इंपैक्ट आता है। बेंजीन लगाने से अच्छी चीज होती है, क्योंकि रेजोनेंस में वो, कईयों के दिमाग में ये भी आ जाता है क्योंकि अब ये पढ़ लिया है तो कई ये सोच रहे हैं सर ये बेंजीन वाला रेजोनेंस क्यों नहीं कराया आपने, ये भी तो खराब करता है। लेकिन तुम्हें याद है ना बेंजीन कोई अच्छा डोनर, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा तो इस पे जो प्लस आएगा वो इसकी एरोमेटिसिटी को खराब कर रहा होगा, इसलिए वो मार्जिनली, मतलब इट्स अ पुअर डोनर। फिनाइल इज अ पुअर डोनर विद रेजोनेंस, इट्स नॉट अ वेरी गुड डोनर। आ रहा है? तो उसके कंपैरिजन में तो यार OCH3 तो बहुत अच्छा है, OET तो अच्छा डोनर। इसमें पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, ये करोगे इसमें पाई बॉन्ड रिटेन रहेगा। देखो एक था, एक यहाँ बन गया। तो इसके और इसके कंपैरिजन में तो ये तो फार बेटर डोनर है एज कंपेयर टू बेंजीन। आगे बात समझ में बेटा सभी को? चलिए, तो अब एक आखिरी स्ट्रेन वाला पॉइंट आपको समझा देता हूँ, यानी इसी के साथ इनऑल कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाए। मिटा दो इसको। कौन सा वाला? ये। चलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
हाँ जी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब अगर इन सभी चीजों में, अब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि व्हाट डू यू थिंक, अगर वो एडजेसेंट डाई की तो हो जाए, तो इनऑल कंटेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसमें कोई मेजर स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा? बना के देखते हैं। तो अगर बना के देखा जाए तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH, एंड यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है और कोई रिंग नहीं है, तो बड़े आराम से ये घूमेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव है। यहाँ प्रॉब्लम तो थी, पता प्रॉब्लम किस चीज की थी? स्ट्रेन की। क्यों स्ट्रेन है पता है? ये खींच करके अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव खींच करके पार्शियल नेगेटिव लेके आता है, तो जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन होता है। ये रिपल्शन, ये जो रिपल्शन हो रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहां फ्रीडम है घूमने का, तो ये घूम जाता है। ये मॉलिक्यूल ऐसे ओरिएंट हो जाता है। इस वजह से इसने अपना रिपल्शन कम कर लिया, तो इसका इनॉल होता है नेग्लिजिबल। लेकिन अगर यही चीज तुम कोशिश करो कि इसका स्ट्रेन मेंटेन रहे, ये पेन में ही रहे, तो ये इनॉल की तरफ जाना चाहेगा। अब उसके लिए क्या करूं मैं? ये ब्लॉक कर दो इनका फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन ब्लॉक करने के लिए क्या कर दूं भाई? डबल बॉन्ड तो डाल नहीं सकता, इनको रिंग में डाल देता हूं। अब ये घूम ही नहीं सकते, अब इनमें रिपल्शन होता ही रहेगा। अब इनमें जो रिपल्शन था वो परमानेंट जैसा हो गया। स्ट्रेन है, ये रिपल्शन है जैसे वहां पे दिखा है। अब अगर लेकिन इसका इनॉल बनाते हो ना, तो ये भी बेटा ग्रेटर देन 90% वाली कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका रिपल्शन हट करके अट्रैक्शन में चेंज हो गया है। यहां इन दोनों के बीच में रिपल्शन, रिपल्सिव, एंड ये अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन हो गई, जिसके वजह से ये भी 90% से ज्यादा होता है। यूं कह लो क्लोज टू, इसमें भी अगर मैं डेटा सही ध्यान है तो अराउंड 96-97% के ऊपर ही है इसमें। तो यहाँ भी इनॉल डोमिनेटिंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं के ग्रेटर देन 1 होगा या के लेस देन 1 होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, इससे रिलेटेड। इसमें नेग्लिजिबल क्यों था? क्योंकि इसने अपना स्ट्रेन मिनिमाइज कर लिया भाई, गोइंग इनटू एंटी अरेंजमेंट। एंटी अरेंजमेंट क्यों पॉसिबल हो पाया? सिग्मा बॉन्ड के अबाउट कन्फर्मर होते हैं, तो घूम गया अपना। रिंग में डाल देने से वो कन्फर्मर अब नहीं बन सकता है, ये एंटी ओरिएंट, सो इट के नॉट। तो ये बात पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो। और फिर एक आखिरी क्वेश्चन कराता हूं, टॉटोमेरिज्म से ही रिलेटेड है, जिसमें आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करके।
नोटेड? नेग्लिजिबल है इसमें ना। अरे मतलब कीटो फॉर्म ये नेग्लिजिबल है तो मतलब ये ज्यादा हुआ ना, ये यहाँ पे 90% से भी ज्यादा। किसमें? वो तो जाता रहता है, वो तो लगातार जाता रहता है। नेग्लिजिबल इसलिए है क्योंकि इसने अपना स्ट्रेन ही कम कर लिया, तो जब स्ट्रेन कम कर लिया तो उधर जाने का रीजन इसके तो ये जस्ट लाइक नॉर्मल कीटोइनॉल, तो उसमें कीटो ही डोमिनेटिंग होता है ना। कीटोइनॉल में जनरली जब तक कोई स्पेशल प्रॉब्लम ना आए, कीटो या इनॉल के अंदर कोई स्पेशल स्टेबिलिटी ना आ जाए तब तक। तो मैं एक बार सोच रहा था कि प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गया भाई, रोटेटिंग अबाउट इट, एंटी अरेंजमेंट करने की वजह से ये खत्म हो गया। इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो कीटो ही ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल से। हाइड्रोजन से अट्रैक्शन बिल्कुल होगी, लेकिन ये कन्फर्मरिक फॉर्म है ना बेटा, तो ये घूमता रहता है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि ये कोई परमानेंट बॉन्ड थोड़े होता है बीच में, ये जैसे मान लो ऐसे है, तो ये तो पूरा घूमता रहता है ना ऐसे ऐसे करके। तो जब ये घूम रहा है तो फिक्स नहीं है, जब रिंग बना देते हो ना तो घूमना फिरना बंद हो जाता है। रिंग बनाने में घूमना, तो इधर पेन भी ज्यादा, इधर अट्रैक्शन भी बेटर, और ये पेन एंटी अरेंजमेंट में करके अपना कम भी नहीं कर सकता, तो इसने अपना रिपल्सिव जो पेन था उसको कम कर लिया भाई, एंटी ओरिएंटेशन ऐसा करने की। अगर वो नहीं कम कर पाता तो कोशिश करता कि इनॉल में ही चला जाए। तो ये गॉट इट। अब हम देखेंगे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन और चेक करते हैं, देखते हैं आप क्या करते हो ना। एक क्वेश्चन देता हूं सीधा, एंड जस्ट ड्रॉ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द प्रोडक्ट ड्रॉ द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट बनाना है आपको? डबल बॉन्ड ओ, और मैंने आपको दिया है ओ डी माइनस एंड D2O, ये दिया। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क। देखो आप क्या करते हो। चलो, ओडी माइनस मतलब समझते हो ना, डी इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे H काम करता है वैसे ये भी काम करेगा। ओडी माइनस इज सिमिलर टू OH माइनस। मिटा दो, बोलो, मिटाओ इसको। आपने बना लिया? चलो मुझे दिखाओ आपने क्या बनाया। टॉटोमर बना लिया है? हाँ, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान दो। कितने लोग कहेंगे कि बेस लेने से एक चीज तो और अच्छी हो जाएगी कि ये जो हाइड्रोजन निकालना था ना वो आसान हो जाएगा। सो ओ डी माइनस क्या करेगा कि दिस विल टेक दिस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? DOH, और ये क्या बन जाएगा? कार्बन आयन। ये सुनो, एंड इसके बाद आपको तो पता ही है कि एक बार कार्बन आयन बन गया तो टॉटोमर तुरंत क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही सोचेंगे, ऐसे ही सोचेंगे ना, बोलो। इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं कि बस सर ऐसा बना दो O माइनस, और एक बार O माइनस आ गया तो अब मैं क्या अटैच करूं?
आंसर है DO, डी में कौन सा फॉर्म, ये डी ले लेगा, ये सुनो, बोलो। तो पता है ज्यादातर लोग आंसर ये करते हैं कि यही होगा, OD। फिनॉल कहाँ है जी, एरोमेटिक थोड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, कितना परसेंट चांस है कि ये इसमें रहे, परसेंटेज, फिनॉल कंटेंट के हिसाब से बात करो। क्या इसमें कोई स्पेशल स्टेबिलिटी है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं। तो इसमें भी डोमिनेटिंग फॉर्म कौन सा होगा, कीटो ही। तो प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, वापस से ये जो था ना, इसको फिर से आयोनाइज कर देना है, OD माइनस के प्रेजेंस में फिर से डी निकाल लो और क्या बन जाए। यानी क्या बनने वाला है पता है, अब ये वापस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। और कितने लोग कह रहे हैं कि एक बार कार्बन पे नेगेटिव आ गया तो हमने पढ़ा है ये बहुत पावरफुल बेस होता है, ये क्या करेगा, ढूंढेगा कहीं से मुझे। लेकिन अब सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग कौन सा है, D2O, तो ये क्या करेगा, डी को निकालेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, यहां डी। अच्छा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कितने लोग कह रहे हैं अभी दूसरा हाइड्रोजन भी तो है, वो भी तो सेट ऑटोमराइज हो सकता है, ये तो इक्विलिब्रियम वाली बात है, इधर से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चलता रहेगा। तो कितने लोग करेंगे डी के जगह एक और डी आएगा, ये एच जो था उसको। और सिर्फ लेफ्ट साइड से क्यों, राइट साइड में भी तो है ना अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एंड प्रोडक्ट इसका ये होगा। क्यों नहीं इनॉल बनाया, क्योंकि इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है कीटो से। अगर वहीं ये फिनॉल जैसा कुछ हो रहा होता ना तो हम आंसर OD लिख करके फाइनल कर देते, लेकिन ये फिनॉल तो है नहीं, इसलिए यहां डी, यहां डी, यहां डी, यहां डी, ये मेन प्रोडक्ट। ये तो लेस देन 0.1% वाली बात हो गई, तो हम इसको क्यों ध्यान देंगे, यही है मेन प्रोडक्ट हमारा। अगर ये D2O नहीं लेते, इसमें H2O और OH माइनस लेते, तो कितने लोग करे इधर से ये दोनों सेम ही रहते। डी लेने की वजह से फर्क पड़ गया बस, कि जहां H निकलता जा रहा है उसके जगह डी आता जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रियम ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इक्विलिब्रियम होने की वजह से ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है, तो कार्बन आयन बन रहा है बार बार। तो वो क्योंकि आपने D2O लिया है तो उससे कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए डी वहां पे सब्सटीट्यूट होते जा रहे हैं। ये इसका एकदम सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा टफनेस इंक्रीज करूंगा, इसे एक लेवल और जाऊंगा, ठीक है। जिसने जेई ने जिस पार्ट पे फोकस किया था, मैं अभी वो तुम्हें दिखाता हूँ, पहले इसको खत्म करो, अच्छे से लिख लो इसको क्विकली। डन बेटा यहां तक। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, हाँ आप इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिन्होंने कर लिया उनके लिए। अगर मैं यही काम, थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से देखो, अगर मैं ये काम कर दूं और अब आपको बोलूं कि डी माइनस एंड D2O है, तो बताओ किस किस जगह ड्यूटेरियम लगेगा हाइड्रोजन हट के, वो आप प्रोडक्ट बनाओ बेसिकली, देखो क्या कर लेते। अंडरस्टूड है वैसे कि सब जगह हाइड्रोजन, बस मैंने लिख दिया है, तो अंडरस्टूड है।
नोटेड, ये वाला कर लिया। कर लिया, चलो और देखते हैं। तो मेन पॉइंट क्या था, अगर तुम्हें ध्यान हो, कि जब ये पूरा घूमते 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 यहां पहुंचता है इस जगह, यही मेन था कि जिस जिस कार्बन पे नेगेटिव आएगा उस जगह का हाइड्रोजन गायब होकर के ड्यूटेरियम आ सकता है। यही था ना की पॉइंट तो मेनली। तो एक बात बताओ, कितने लोग कह रहे हैं सर H यहां का तो निकल ही सकता है क्योंकि ये एसिडिक है? अरे बोलो। कितने लोग कह रहे हैं H यहां और यहां का भी निकल सकता है क्योंकि यहां देखो माइनस डालो और ये घूम करके पूरा ओके। अरे बोलो यार मोटू, ये तो किया है ना। मल्टीपल रेजोनेंस इकट्ठे दिखा दे रहा हूं, है ना? बोलो। तो ये देखो दो जगह तो सारे बच्चे आंसर करते हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है कि डबल बॉन्ड ओ डालना है, यहां डी डालना है, यहां डी डालना है, और ये यहां तक सभी लोग करते हैं। क्या लग रहा है, ये सही है क्या? कहां और लग सकता है? कहां पे? किधर, नीचे या यहां पे? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों यहां पे क्यों नहीं? क्योंकि जब रेजोनेंस जा रहा है तो इसका जो अगला रेजोनेंस है, अगला, वो ऑर्थो पे नेगेटिव क्रिएट करेगा। यस और नो? बोलो भाई। यहां नेगेटिव गया तो ये नेगेटिव भी चांस है कि डीओ डी से टकरा जाए और ये डी ले जाए और बाद में उसका एच निकल जाए एंड फिर से वो रेजोनेट कर जाए। तो जो यहाँ का एच था वो डी, इस जगह नेगेटिव नहीं आया, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन अभी भी मेंटेन्ड है। तो आप की पॉइंट में लिख लेना, जिस जिस कार्बन पे नेगेटिव पॉसिबल है ड्यूरिंग रेजोनेंस, उन सारे जगहों का एच हट करके डी आ जाएगा। एकदम अच्छे से लिख लेना इसको, जिस जिस जगह से भी ये पॉसिबल है उन सभी में एच हट करके क्या आ जाएगा? डी। चलो, किसी ने बनाया था ये? किसी ने नहीं कर लिया था? बहुत बढ़िया है, क्या बात है। चलो, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का, डबल बॉन्ड ओ, चलो बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। वाओ, नहीं, अगर ऐसा कर दूंगा तो पता है फिनॉल बना दोगे तुम लोग, क्योंकि फिनॉल बनना भी चाहिए। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो समझ रहे हो ना, फिर तो फिनॉल बन जाएगा और हमें तो वो आंसर करना है जो मेजर हो। इसमें ये नेग्लिजिबल था इसलिए आंसर नहीं किया, वरना ये भी आंसर था। तो अब मैं यहां अगर डबल बॉन्ड कर देता तो आपको पता है ना, यहां से घूमते घूमते फिनॉल बन जाता, फिर तो कहानी खत्म हो जाती। तो मैं अभी वो नहीं, इस साइड नहीं कुछ करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी आंसर फॉर दिस। चलो डू इट। हाँ बेटा, अंडरस्टूड है यार, मैं भी दे ही वही रहा हूँ, ओडी माइनस एंड D2। चलो जल्दी आंसर करो। चलो देख लो, बोलो क्या आंसर आएगा।
देखो ये तो क्लियर है ना कि ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे। पहले जो जो एकदम क्लियर है वो बना लो। पहले ये तो डी डी बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन स्टेबल है, नेगेटिव आएगा तो वो H ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी डी डी हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, अब बताओ इसके अलावा मैं कुछ करूं? किस में नीचे वाले में? नीचे CH3 विल बिकम CD3 और ये CH3। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। ये क्यों हुआ? अरे जैसे ये डबल के बाद तुम सिंगल यहाँ नेगेटिव स्टेबल कर रहे हो, वैसे यहाँ पे भी तो नेगेटिव स्टेबल हो सकता है। नेगेटिव ये रेजोनेट करके O पे पहुंच जाएगा, इसलिए इस साइड वाला भी जाएगा। यहाँ अब यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं था, वरना तो वो भी गायब हो जाता। यहाँ नेगेटिव आता है क्योंकि जब आप रेजोनेंस कराओगे नेगेटिव को इधर, तो इस जगह पे आ रहा था, जो जिसकी वजह से मैंने पिछले केस में कराया था। यहाँ दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये सारे वेरिएशंस मैंने करा दिए, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं, तो आप समझ समझ कर अगर ये कर लोगे। सो विद दिस गाइज वी आर डन विथ टॉटोमेरिज्म। ओके, अब आ जाओ कार्बीन लिख लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। हेडिंग डालो कार्बीन, जल्दी करो। कार्बन, देख बेटा, अपर मिथाइल अगर करोगे, ये अपर मिथाइल, तो तुम ये CH2 माइनस क्रिएट करोगे, ये माइनस कभी भी डबल बॉन्ड O पे जा ही नहीं पाएगा। देखो ये रेजोनेंस कराओगे तो नीचे चला जाएगा, और अगर नीचे चला गया, कार्बन पे नेगेटिव आया, कार्बन से कार्बन पे नेगेटिव, तो ये कार्बन आयन बनेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने बताया था ना, कार्बन आयन बहुत मुश्किल होता है बनाना। वो तभी बनता है जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव शेयर हो सके, अदरवाइज नहीं बनता है। इसलिए ऊपर वाला नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर अधिराज? ओके, तो इसलिए ऊपर वाला नहीं करते हैं। चलो बच्चों, हेडिंग डालो आप, कार्बीन क्या होता है? हाँ जी, कार्बीन बड़ा आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल हल्का सा। कार्बीन किसको बोलते हैं? देखो सबसे छोटा कार्बीन बोलोगे तो ये CH2 डबल डॉट, और अगर इसके वेरिएशन जाओगे तो ये Cl2 डबल डॉट। अब तुम इसमें और वेरिएशन चलोगे तो R डबल डॉट, और इसमें आप करते जाओ। ये सारे क्या है? सो कार्बीन क्या है? न्यूट्रल है विथ 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज विथ 6 इलेक्ट्रॉन। लिखो ये बात, कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीसीज with two unshared electron on carbon. With two unshared electron on carbon. Carbon is a neutral species with two unshared electron on carbon. अगला पॉइंट लिखो, कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 स्टेट है यहां पे भी। ठीक है, अब समझते हैं कि यार ये दो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, यानी कितने तरह के कार्बीन बन सकते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ कार्बीन, टाइप्स ऑफ कार्बीन। देखो बेटा, एक का नाम है सिंगलेट और दूसरे का नाम क्या है? ट्रिपलेट। दो तरह के कार्बीन है। सिंगलेट ट्रिपलेट नाम किसका आएगा? फिर एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये जो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाम आया है ना, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका 1 होता है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होता है। अब कितने लोगों को पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? SM, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूरा लिखना अपना। स्पिन, ये कहां से है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उठा हूं, याद है कैसे दिखते हैं? 2 टाइम्स ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1, वेर ये का मतलब क्या होता है? टोटल स्पिन। अब जिनको ये भी भूल गया हो उनको मैं याद दिलाऊं, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास p ऑर्बिटल मैंने ले लिया, जैसे मान लो p4 ले लिया कंफिग्रेशन, तो P4 में क्या होता है? 3 अनपेयर्ड ऐसे होते हैं, एक ऐसा होता है। मैं तुमसे S पूछूं, S टोटल, तो आप क्या बोलोगे?
यार इसका प्लस हाफ था और प्लस हाफ वाले 3 थे तो इंटू 3, और एक उल्टा डायरेक्शन में माइनस हाफ में, तो कितना आ गया 2/2, कितना आ गया 1, बोलना S1 आ गया। S की वैल्यू 1 है तो S यहां उठा के 1 डाल देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ट्रिपलेट वो होता है जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी ना। S की वैल्यू हाफ प्लस हाफ, 2 अनपेयर्ड हुए तो या तो नीचे हो या तो ऊपर, मॉड लेना है वैसे भी, तो प्लस हाफ मिलकर के कितना हो जाएगा 1, एंड 1 अगर यहां रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, तो वो ट्रिपलेट बन जाएगा। और सिंगलेट कब बन सकता है, जब कोई भी अनपेयर्ड ना हो, क्योंकि तब S 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो ये सिर्फ 1 आ रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा। तो सिंगलेट का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, मतलब इट इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, और ये डाया होता है, डायामैग्नेटिक, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, वो कैसे होते हैं, डाया, पैरामैग्नेटिक नहीं होते। ट्रिपलेट क्या होता है, विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसमें, मैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, आ जाओ दिखाता हूं मैं तुम्हें, बताओ। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कितना आएगा बेटा, sp2, डू यू गाइस एग्री। अरे भाई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, तो sp2 आएगा। तो जब सिंगलेट की बात करते हैं तो सिंगलेट में ऐसे होता है बेटा, ये पेयरिंग एक ही जगह होती है। ये क्या बना रहा हूं मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। यहां क्लोरीन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेट कार्बीन। ये क्या है, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, p ऑर्बिटल। अरे बताओ sp2 हुआ तो एक p वेकेंट होगा ना, जैसे कार्बोकेटाइन में वेकेंट। तो ये sp2 ऑर्बिटल, इसमें कैसा होगा, इसमें बेटा इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आता है, इसमें यहां और इसमें यहां, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक sp2 में और एक p के अंदर, sp2 ऑर्बिटल एंड p दोनों का हाइब्रिडेशन sp2। एक और बड़ा रेयर कार्बीन भी डिस्कवर किया गया है जो लीनियर होता है। ये देखो ये दोनों कार्बीन कैसे हैं, बेंट, अरे sp2 है, एक लोन पेयर अगर यहां लगा दो या डॉट डॉट भी कर दो तो ये तो एंगल 180 का नहीं होगा ना। एक लीनियर भी रिपोर्ट किया गया, लीनियर तब हो सकता है जब उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाए sp, तब दोनों, लेकिन वो बहुत रेयर है इसलिए उसका डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, सिर्फ यही 2 टाइप, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट की कहानी पूरा लिखो, नोट में ये बनाओ, इनके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कब सिंगलेट होगा, तो देख बेटा खुद दिमाग लगा, सिंगलेट कब हो सकता है, सिंगलेट कब हो सकता है, ये ऑर्बिटल वेकेंट जब जरूरी हो जाए कि इसको वेकेंट रखना है, तभी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, अरे बोलो, तभी जाएगा ना यहाँ पे। अगर इसको जरूरी हो जाए कि ये खाली रहे, खाली कब जरूरी है, जब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप बन जाए। बताओ क्या ये लोन पेयर इस पी में दे सकता है ताकि रेजोनेंस बन जाए, अरे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये, तो बगल में अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने जैसा कोई सिचुएशन बन रहा हो तो इसका प्रिफर्ड स्टेट पे ट्रिपलेट होता है। इसलिए डाइक्लोरोकार्बीन, डाइब्रोमो, CBr2, CI2, ये सब जो कार्बीन है, या यहीं पे अगर मैं OR दे दूं और अच्छा हो गया, मैं यहीं पे एक ही OR डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक OR भी अच्छा ही है। ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फ्लोरो भी डाल दे इसमें, मैं तो फ्लोरो लिखा ही नहीं, फ्लोरो भी डाल दे क्योंकि फ्लोरीन भी तो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तुम यहाँ पे NH डाल दो, यार इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। ये सब लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है, जो लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है उसके लिए यहाँ पी खाली चाहिए, और ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप रहे, जैसे CH2 कोई डोनर नहीं है, C CH3 CH3 कोई फर्क नहीं पड़ता,
आ रहा है बात समझ में ना? तो यहाँ पे CH3 डाल दो, यहाँ पे H डाल दो. So if there is a species near to carbene which have lone pair or pair of electron that can be donated, it will prefer to stay in singlet state, क्योंकि ये लोन पेयर ले लेगा. तो इसको और अच्छे से स्पेसिफाई किया जाए तो आप बोल सकते हो कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो फ्लोरीन है, मैं यहां लिखता हूं, यहां जो फ्लोरीन है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है. तो अगर इसको बनाने के लिए बोले जाए तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे कि यहाँ F लगाओ, यहाँ F लगाओ, और जैसे हम रेजोनेंस कराते हैं वैसे कराएंगे. यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था, आई एम डोनेटिंग इट, सो इट विल बिकम C पे माइनस एंड इट विल बिकम डबली बॉन्डेड F पे प्लस. देखो F पे प्लस प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए. तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं. तो इट इज अ गुड रेजोनेंस आई वुड से. इसलिए अच्छा, इन सभी में अच्छा रेजोनेंस किसका होगा? फ्लोरीन का या क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का? ये पी पाई है, कौन अच्छा बना सकता है? फ्लोरीन. इसलिए अगर तुम्हें रिलेटिव स्टेबिलिटी भी पूछे एग्जाम में, रिलेटिव स्टेबिलिटी, फ्लोरीन से बहुत घटिया डोनर क्लोरीन, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, रेजोनेंस खराब. क्या ये आपको याद है? एक बार मैंने लुईस एसिड स्ट्रेंथ आपको करवाया था, BF3 BCl3 BBr3 BI3, वहां पे भी सेम इफेक्टिविटी खराब होती है. तो सबसे अच्छा इफेक्टिव ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये. तो स्टेबिलिटी की बात आए कार्बीन में, तो जो पाई अच्छे से बना ले जाए तो ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये. लेकिन पूछा जाए कि अच्छा बताओ, फ्लोरीन बेटर है कि ऑक्सीजन बेटर डोनर है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन. जब सेम पीरियड के एलिमेंट हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब सेम ग्रुप के हो जाए तो साइज इंपॉर्टेंट होता है. तो यहां इलेक्ट्रॉन, ये इससे भी बेटर कौन है? NH वाला. तो अगर आप रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करोगे ओवरऑल सिंगलेट का, तो उसमें सबसे अच्छा इसको दिखाओ, फिर इसको दिखाओ, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एक लिस्ट बना लो प्लीज, रिलेटिव स्टेबिलिटी नोट करो, जल्दी करो. नोटेड. तो ये होगा ना, क्योंकि दो तरफ से लोन पेयर मिल सकता है बेटा, ये तो अंडरस्टूड है. जितना 6 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मिले उतना अच्छी बात. इसको कार्बोकेटायन ही तुम समझो, बस प्लस नहीं है इस पे, इजंट इट? कार्बोकेटायन को जितना प्लस m से मिल जाए इलेक्ट्रॉन उतना अच्छी बात है. दैट्स व्हाट इट इज गोइंग ऑन. मिटा दो, ये मिटा दो. तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपने क्या लिखा? रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा CH NHR, इसके बाद आएगा CHOR, इसके बाद आएगा CF2, इसके बाद CCl2, फिर CBr2, फिर CI2. ड्यू टू इफेक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड बेटर होता है सेकेंड पीरियड का. एंड सेकेंड पीरियड में भी ये सेकेंड पीरियड वाले, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वाला, साइज बढ़ता जाएगा, पाई बॉन्ड खराब होता जाएगा. डिस्टेंस बढ़ने से सिग्मा का लेंथ बढ़ेगा, पाई, ये दूरी बढ़ जाएगी, तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाएगा, इसलिए खराब हो जाएगा. ठीक है, बोलो. तो अगर मान लो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ CCl2 का कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट या ट्रिपलेट? एंड CH2 का कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट या ट्रिपलेट?
तो हमें पता है यार ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रिपलेट में। क्यों? बगल में लोन पेयर है, इसलिए इसका ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है। ये ट्रिपलेट में नहीं, सॉरी सिंगलेट, हाँ सिंगलेट, इसका सिंगलेट ज्यादा स्टेबल और इसमें ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि ये कौन सा कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो कौन सिंगलेट कौन ट्रिपलेट, ये बात समझ में आ गई। हाँ, बाकी ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ऑर्डर को कैसे देखेंगे यार, जैसे रेडिकल का देखते हैं, रेडिकल ही तो है ये। ट्रिपलेट फॉर्म इज सिंपली अ डाई रेडिकल, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्सीजन डाई रेडिकल होता है। ओके, तो ट्रिपलेट फॉर्म इज दैट। यहां तक समझ में आ गया? बोलिए, मिटा दूं ये पूरा? चलो लास्ट पार्ट देखते हैं, बेंजाइन। और इसमें कुछ भी नहीं है, बेंजाइन एंड नाइट्रीन, नाइट्रीन ये दोनों का सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लिखना है क्या होता है। तो देख बेटा, बेंजीन होता है ना, बेंजीन के अल्काइन फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेंजाइन। तो बेंजाइन नाम इसके लिए पड़ता है। नेचुरल सी बात है ये अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा ये? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड करने की कोशिश करोगे तो यहां एंगुलर स्ट्रेन क्रिएट होगा, इसलिए ये इंटरमीडिएट है। क्या ये एरोमेटिक है? यस इट इज। अंदर वाला घूमता रहता है, तो इसका अगर रेजोनेंस फॉर्म देखा हो बेंजाइन का, तो ये पाई को छोड़ दो, बाकी तो ऐसे घूम सकता है। तो बेंजाइन बनने से वो एरोमेटिक नहीं है, पहले से ही वो एरोमेटिक है, इसलिए यहाँ एरोमेटिसिटी इज नॉट अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिर कहोगे सर एक बात बताओ, एरोमेटिक अगर करना है तो यहाँ लीनियर तो नहीं हो सकता, लीनियर है भी नहीं। कभी पूछे ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, तो इस पाई बॉन्ड को आप एकदम बढ़िया से दिखा लेना, इसलिए मैं अंदर वाले को सर्कल कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बाहर वाला जो पाई बना है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, the pi is formed between hybrid orbital, sp2 hybridized sp2। अरे तुमने पाई देखा है, या तो pp का बनता है, या तो pd का, या तो dd का। कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं क्या पाई? कभी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यार सिग्मा या लोन पेयर ही रखते हैं, इसी से तो उनका जन्म हुआ। तो ध्यान रखना कि द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड, एक्स्ट्रा जो पाई बॉन्ड बेंजाइन में है वो किन ऑर्बिटल के वजह से है? sp2 sp2 orbital। The pi bond is formed by pi bond, extra pi is formed by sp2 sp2 overlap in benzene। आगे बात समझ में, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो दैट्स इट अबाउट बेंजाइन। एंड हाउ अबाउट नाइट्रीन? नाइट्रीन इसको बोलते हैं बेटा जो कि बनता ही नहीं है नेचर में। क्यों नहीं बनता बताओ, नाइट्रीन क्यों नहीं बनता है? जैसे कार्बीन में क्या था, कार्बन हैविंग 6 स्टेट, वैसे ही नाइट्रीन का मतलब नाइट्रोजन हैविंग 6 स्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रीन है। क्यों नहीं बनता? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम इसको एग्जिस्ट नहीं कराएंगे। तो खत्म हो गया इसी के साथ सारे इंटरमीडिएट। सो दैट्स ऑल एवरीवन।